56 सीटें जीती थी, वो अकेले इस बार वहां पर एकनाथ शिंदे लीड करते दिखाई दे रहे हैं। यानी कि बहुत बड़ी बात होगी एकनाथ शिंदे के लिए, जो उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर वो सीटें लाए थे पिछले चुनाव में, वो अकेले इस बार चुनाव में वहां पर रुझान में आगे दिखाई दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने अपना दम दिखा दिया। 56 सीटें, सोचिए 56 सीटों पर एकनाथ शिंदे के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और उद्धव ठाकरे कितना पीछे हैं। 23 सीट पर उद्धव ठाकरे का जो असर है वो नजर आ रहा है। असली नकली की जो फाइट है वो इस चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी, उसका जवाब हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएगा। महाराष्ट्र का ये चुनाव कई जवाब लेकर आया है। जवाब ये कि देवेंद्र फडणवीस अभी भी सबसे बड़े चेहरे हैं महाराष्ट्र के, और इसीलिए बीजेपी 116 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। एकनाथ शिंदे जो विरासत लेकर चल रहे थे बाला साहब ठाकरे की, वो विरासत या असली शिवसैनिक उनके साथ इंटैक्ट हैं। ये नतीजा कम से कम ये बता रहा है, रुझान कम से कम बता रहा है। ये कह दिया है कि बाला साहब विदर्भ में किस तरह का कोर्स करेक्शन यहाँ पर किया है, ये हम देखें। 45 सीटों पर लीड बनाई हुई है यहाँ पर महायुति ने, और जिसमें शिंदे का कंट्रीब्यूशन अच्छा, यहाँ पर 45 सीटों पर लीड यहाँ पर ली हुई है। मराठवाड़ा रीजन में 48 सीटें थी तो उसमें 36 सीटों पर बीजेपी ने क्लियर लीड ली हुई है, और यहां भी शिंदे की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। यहां पर उद्धव की भूमिका थी तो 10 सीटों पर वो सिमटते हुई महाविकास आघाड़ी यहां पर नजर आ रही है। अब जरा नॉर्थ महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। उत्तर महाराष्ट्र का स्कोर कैसा रहा इस बार? उत्तर महाराष्ट्र की 36 सीटें, 26 पर महायुति आगे, 10 पर महाविकास आघाड़ी आगे आपको दिखाई दे रही है। लगभग 2.5 गुना सीटें ज्यादा महायुति को नॉर्थ महाराष्ट्र के अंदर मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर ट्राइबल सीटें काफी हैं उत्तर महाराष्ट्र में, और उन सीटों पर महायुति बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, वेस्ट महाराष्ट्र, जहां पर प्रभाव है शरद पवार का, और माना जा रहा था कि शरद पवार बहुत सारी सीटें यहां से निकालेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। अजीत पवार, बीजेपी और एकनाथ शिंदे, क्योंकि वो भी यहां से कुछ सीटें लड़े थे, वो यहां पर काफी अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 66 में से 54 सीटों पर महायुति आगे दिखाई दे रही है। और ये मुंबई रीजन जहां से शिवसेना की शुरुआत हुई, वहां पर भी देखिए कि सबसे क्लियर कट यहां पर नंबर्स जो हैं वो बीजेपी और शिंदे सेना के हक में जाते हुए प्राची 28 चांदनी सीटें मुस्लिम बहुल सीटें, और वहां पर पिछली बार सिर्फ 400 वोटों से हारे थे नसीम खान, जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष है, और सीडब्ल्यूसी के भी उनको मेंबर बनाया गया। ठाणे कोंकण की बात कर लेती हूं सचिन, क्योंकि ठाणे कोंकण में ही शिंदे जो हैं वो कितने ताकतवर हैं वो एक बार फिर से दिखा रहे हैं ठाणे कोंकण में, क्योंकि यहां उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहे हैं। 34 सीटें महायुति 42 में से 34 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि 7 सीटें सिर्फ महाविकास आघाड़ी के खाते में फिलहाल रुझानों के मुताबिक जा रही है। यानी 7 सीटों पर महाविकास आघाड़ी के जो प्रत्याशी हैं वो लीड कर रहे हैं। ये वो इलाका जहां शिवसेना का वोट बैंक माना जाता है। शिवसेना टुकड़ों में बटी तो उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे की विरासत पर क्लेम करने लगे, लेकिन बाला साहब ठाकरे की विरासत किसके साथ है ये एकनाथ शिंदे ने बता दिया, और इसीलिए ओवरऑल जो टैली है वो ओवरऑल टैली ये बता रही है कि 223 सीटों पर फिलहाल लीड कर रही है महायुति। और इस बीच एक बार फिर से महाराष्ट्र की टैली आपको बता दें, 288 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं, और काउंटिंग शुरू हुए लगभग 2.5 घंटे का वक्त जो है बीत चुका है, तो बहुत ज्यादा इसमें ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा अब ऐसा मानना मुश्किल है। यहां पर देखिए कि 223 सीटों पर महायुति आगे चल रहा है, जिसमें अकेले बीजेपी की सीटें 117 हैं। शिंदे सेना ने बता दिया है कि परिवार का डोमिनेंस नहीं है, यहां पर असली शिवसैनिक वो थे, और 56 सीटों की लीड उन्होंने बनाई हुई है। और अजीत पवार जिन्हें डार्क हॉर्स की तरह से उभरे हैं, वो 47 सीटें जो है 80% का उनका स्ट्राइक रेट यहां पर नजर आ रहा है। तो यहां पर अजीत पवार के खाते में उन्होंने भी बता दिया कि चाचा जो है वो गुरु भले ही थे, लेकिन काडर मेरे पास है। तो वही कांग्रेस लीड महाविकास आघाड़ी की बात करें तो वहां पर इस वक्त कांग्रेस के लिए अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन देखिए। पिछली बार 44 सीटें जीती थी, इस बार उससे आधी से भी कम 20 सीटों पर लीड बनाई हुई है। शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे को परिवार की तरफ से नाम मिल सकता है ठाकरे आपको, लेकिन काडर आपको नहीं मिलेगा अगर आप काम नहीं करेंगे। तो वो यहां पर क्लियर कट सौरभ शिवसेना में क्लियर हो गया कि विचार चलेगा, परिवार नहीं चलेगा। विचार जो था बाला साहब ठाकरे का वो एकनाथ शिंदे के साथ था, वो लगातार प्रचार में कह भी यही रहे थे कि विश्वासघात, असल विश्वासघात उद्धव ठाकरे ने किया है। उन्होंने छोड़ी है विचारधारा बाला साहब ठाकरे की, और वो लगता है कि बिल्कुल साफ साफ जो शिवसेना का वोटर है उसने उस बात को ग्रहण किया है, स्वीकार किया, और वो सारा वोट बिल्कुल आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है एकनाथ शिंदे के पास। बहुत बुरी तरीके से पिछड़ रहे हैं उद्धव ठाकरे। भाई अगर आप शरद पवार वर्सेस अजीत पवार की बात करेंगे, बड़े चुनाव में चाचा, छोटे चुनाव में भतीजा, ये बात चल रही थी। छोटा चुनाव मतलब विधानसभा का चुनाव, और वो बात स्वीकार करते हुए दिखाई दे रही है जनता, खास तौर पर पश्चिम महाराष्ट्र की, जहां पर
सीधी टक्कर ज्यादा सीटों पर अजीत पवार और शरद पवार की थी। अजीत पवार ज्यादातर सीटों पर आगे दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी कांग्रेस के बीच में जो टक्कर थी उसका हाल आपको साफ सौरभ, एक बात इससे साफ हो रही है इस रुझानों से कि महाराष्ट्र की जनता में एक सवाल था, और यह सवाल हमेशा शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे जनता से पूछ रहे थे कि आपको बीजेपी ने जो तोड़फोड़ की है, सबसे पहले शिवसेना के 2 धड़े किए और गद्दारी का टैग लगा एकनाथ शिंदे और बीजेपी के दोनों के माथे पर कि इन्होंने गद्दारी की और इन्होंने करवाई और महाराष्ट्र की अस्मिता से खिलवाड़ किया। वही बात शरद पवार कह रहे थे कि देखो इन्होंने मेरी पार्टी का जवाब मिल गया। हाँ, तो उनका जवाब मिल गया, बात खत्म, गद्दारी का मुद्दा यहाँ पर नहीं चला। किसी की बकौती नहीं होने वाली है, पार्टी परिवार से नहीं चलने वाली है, पार्टी काडर से चलेगी, विचारधारा से चलेगी और ये चीजें मीनाक्षी क्लियर हो गई हैं। देखिए 2.5 घंटे की जो ये मतगणना हुई है, उस 2.5 घंटे की मतगणना में महाराष्ट्र की पिक्चर क्लियर हो चुकी है, इसमें कोई अब शंका नहीं रह गई। यहां पर महायुति की सरकार बनने जा रही है। अकेले अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 100 से ऊपर सीटें लेकर अकेले महाराष्ट्र में 116 पर, आप जरा टैली पर नजर डालें, 116 सीटें बीजेपी लेकर आ रही है। वहीं इसके मुकाबले अगर आप कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे, 2 चेहरे आपके जहन में आएंगे। एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा आपके जहन में आएगा, दूसरी तरफ राहुल गांधी का, और दोनों ही नंबर्स पर आप नजर डालें, 116 वर्सेस 20, कहां पर भारतीय जनता पार्टी और कहां पर कांग्रेस दिखाई देती है। इसका मतलब ये कि वो संविधान वाला नैरेटिव वो टोटली फेल होता हुआ नजर आया है। जातिगत जनगणना की बात करें, वो फेल होता हुआ नजर आया है। यहां पर बटेंगे तो कटेंगे का नारा, एक है तो सेफ है का नारा, योगी आदित्यनाथ का वो दिया हुआ नारा, शायद हरियाणा के बाद सरेंडर मोड में आ गई थी कांग्रेस, वो भी दिख रहा है। और यहां पर देवेंद्र फडणवीस, जिन्हें नाना पटोले हराने का दावा कर रहे थे, दम भर रहे थे, वो नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से आगे चल रहे हैं और नाना पटोले भी साकोली सीट से आगे चल रहे हैं। पीछे चल रहे थे नाना पटोले, साकोली की सीट पर अब आगे हो गए। कोपरी पचपाकड़ी सीट से एकनाथ शिंदे लगातार आगे चल रहे हैं। शुरुआत से अभी तक एक बार भी उनको कोई तकलीफ यहां नहीं हुई है। बारामती में अजीत पवार आगे हैं, इस वक्त भतीजे युगेंद्र पवार से आगे चल रहे हैं अजीत पवार। और कराड़ दक्षिण से पृथ्वीराज चौहान, जिनके हारने की रिपोर्ट जो है काउंटिंग के बाद ही मिल गई थी कि 72% वोटर टर्नआउट हुआ था, कहा जा रहा था उनके खिलाफ ये वोट है और वो पीछे चल रहे हैं लगातार, एक बार भी उन्होंने लीड नहीं ली है। नवाब मलिक, बीजेपी ने कह दिया था साथ नहीं देंगे भाई आपका, लेकिन फिर भी अजीत पवार ने खड़ा किया, मानखुर्द शिवाजीनगर से पीछे चल रहे हैं। आप अबू आजमी को कहिए, अबू आजमी आगे चल रहे हैं, उसके पीछे काम कर गया, उनकी वो मुलाकातों का सिलसिला, मुफ्ती सलमान से उनकी मुलाकात होना, वो असर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। सना मलिक जो इस वक्त अणुशक्ति नगर से आगे चल रही हैं, ये भी जबरदस्त है। नवाब मलिक पीछे हो गए, सना मलिक आगे हो गई है। देवेंद्र, हाँ, लेकिन मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि अभी के दोनों राज्यों के डाटा को उठाकर देखें तो उस नैरेटिव का नतीजा ये नजर नहीं आ रहा। अदरवाइज झारखंड में आप देखें 48 जेएमएम नजर आ रहा है, तो ये ज्यादा ये समझ में आ रहा है कि यहाँ जो लाड़की योजना, उस बेल्ट की भी बात करनी पड़ेगी। छोटा नागपुर इलाके में जहां पर जाकर वो नारा दिया गया, बटेंगे तो कटेंगे के योगी आदित्यनाथ का नारा, आदिवासी बेल्ट में वो नारा नहीं चला। वो यही कह रहे हैं, झारखंड में नहीं ये लाड़की योजना, मैया योजना टाइप स्कीम्स की सफलता ज्यादा महिलाओं को, जो सबसे ज्यादा महिलाओं के हितों का ख्याल रखेगा, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या फिर वोटर टर्नआउट भी जीतेगा। और महिलाएं वोटर टर्नआउट में भी ज्यादा बिल्कुल, और दोनों ही जगह महिलाएं तय कर रही हैं। और देखिए ये जो नारा है, बांद्रापुर सीट से मौसेरे भाई हैं आदित्य ठाकरे के। इस डाटा के बाद अब ये चर्चा अब शुरू हो गई होगी एनडीए में कि महाराष्ट्र का किंग कौन, मुंगेर में का किंग कौन। चलिए एक बार फिर से केदार दीघे एकनाथ शिंदे के खिलाफ चुनावी मैदान में, आनंद दीघे के भतीजे वो पीछे चल रहे हैं। संजय राउत का पहला रिएक्शन सामने आ चुका है, क्या कह रहे हैं संजय राउत, सुने। मालूम था किस दिशा में जा रहा है, लेकिन 2 दिन पहले गौतम अडानी के खिलाफ एक वारंट निकला, अरेस्ट वारंट, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप हो गया, ब्राइब का केस है, रिश्वत का केस है 2000 करोड़ का। उसमें भारतीय जनता पार्टी की पूरी पोल खोल गई। गौतम अडानी, बीजेपी, मोदी जी, शाह जी और फडणवीस, शिंदे, ये एक है और उसका ऊपर से ध्यान हटाने के लिए ये पूरा एक कपट कारस्तान हो गया है और उसकी तैयारी पहले से चल रही थी। हमने ये महाराष्ट्र जो गौतम अडानी के जेब में जा रहा है, मुंबई जेब में जा रहे हैं, हमने विरोध किया। ये अडानी राष्ट्र नहीं होने देंगे, तो इसके लिए इस प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र के ऊपर लाद गए हैं। ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है। राउत साहब, दिख रहा है कि
लाडली बहन जो सरकार की अरे योजना है, लाडली उसका भाई, impact। यहाँ लाडले भाई है, लाडले नाना जी है, लाडले दादाजी है, सब कुछ लाडले है ना यहाँ। हमको मालूम है क्या है ये। इतनी ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा आया है, ये जनता का निर्णय नहीं है, मैं इतना ही कहूंगा। नहीं राउत साहब, लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त आपने जो जनता ने कॉल दिया उसको मान उस रहे वक्त थे। भी हमने कहा था मोदी जी हार गए हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है। महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे ज्यादा आने वाले थे अच्छे। हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की है, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, पर राउत साहब अब दिख रहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष के लिए भी कुछ, मतलब विपक्ष ये नेता बनने यही के लिए भी लोकसभा के 2 चुनाव में 2014-2019 ने मोदी और शाह ने यही किया था कि विपक्ष का नेता कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। इस बार भी वही स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र में की है कि विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं रहेगा। ये हमेशा बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो है। गड़बड़ क्या है, मतलब अभी ईवीएम में गड़बड़ है या अरे भाई जिस तरह से ठहरो, फंडिंग हुआ है पूरे उसमें नतीजे गड़बड़ है? आने तो हम बाद में बात करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। अरे शिंदे का एक भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए गिरता नहीं, और शिंदे ये बोल रहे थे हमारा एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं। आपको मालूम होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसा होता है क्या चुनाव में कभी? हमारा एक भी नहीं गिरेगा। ये कौन सा भरोसा है? ये कौन सा लोकतंत्र है? 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए आपने कि अपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। नहीं राउत साहब, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। राउत साहब, जो नतीजे आ रहे हैं वो महाविकास आघाड़ी को कबूल है नहीं? नहीं। तो आगे की क्या भूमिका रहेगी महाविकास? नतीजे कबूल नहीं है, मैं मानता हूं जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है। जनता को भी ये जनता का निर्णय नहीं हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं और मुझे बार बार आप वही सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जो महाविकास आघाड़ी के कुल आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, कुल संख्या दिखाई दे रहे हैं, उससे ज्यादा शिंदे गुट के कैसा हो सकता है? आप अपने मन को पूछे, आप पत्रकार है, आप अपने मन को पूछे क्या महाराष्ट्र में संभव है? आप अपने मन को पूछे कि महाराष्ट्र में शिंदे को 60 सीटें मिलती है, संभव है क्या ये? अजीत पवार को 40 सीटें मिलती है, क्या ये संभव है? भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती है, क्या संभव है? क्या इस राज्य की जनता भी बेईमान है? इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है, इसके ऊपर हमारा विश्वास है। चलिए, थैंक यू। उद्धव ठाकरे शिवसेना ने नतीजे मानने से इनकार किया। संजय राउत कह रहे हैं नतीजे गड़बड़ हैं, नतीजों में बेईमानी हुई है। ये महाराष्ट्र की जनता के नतीजे नहीं हो, कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है। और यहां भी अडानी, यानी चुनाव में बेईमानी और चुनाव में अडानी ने कराई बेईमानी, ये कहना चाह रहे हैं। अब इस बार ईवीएम को सीधा सीधा नहीं बोल सकते थे ना, क्योंकि लोकसभा चुनाव 4 महीने पहले ईवीएम ठीक काम कर रहा था, 4 महीने में खराब नहीं कर सकते। तो अडानी ले आए और कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं लगा पा रहे हैं क्या। नहीं, अडानी ने क्या गड़बड़ किया इसके बारे में उनको शरद पवार से पूछना चाहिए। आंसुओं में बह गए दिल के अरमा, आपने उनका भाई, ये नतीजा कबूल नहीं है, संजय राउत कह रहे हैं, लेकिन जनता ने ये कहते हैं प्रदर्शन कर लिया, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वो कह रहे हैं ये कैसे हो सकता है कि 60 सीटें लेकर आ जाए एकनाथ शिंदे, ये कैसे हो सकता है? अरे एक ना, अच्छा जनता भी इस आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं। ये कैसा एरोगेंस है कि जनता ने तो नतीजा दे दिया और आप ये कह रहे हैं कि जनता भी इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। दो चीज उसमें देखी है कि लाडली योजना के बारे में जब बोला गया, असलियत जनता के सामने आ गई। लोकसभा के चुनाव में जो उन्होंने झूठ बोला, धोखा दिया, फरेब किया, अब वह उनका फरेब चलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है। वो पीडीए के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन एक दलित की बेटी की हत्यारा करने वाला हत्यारा उनके साथ बैठता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए सपा जैसी पार्टी की राजनीति के अंत का संकेत है 2024 का या विधानसभा उपचुनाव। केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे हैं। जाहिर है उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव के अगर यही रुझान नतीजे में तब्दील होते हैं 7-2
ये उनकी खुशी का ठिकाना तो जाहिर है नहीं होगा। लेकिन संजय राउत का रिएक्शन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मीनाक्षी, इस तरीके से मेन विपक्ष जो है अगर वो नतीजे मानने से इनकार कर दे हर चुनाव के बाद, तो आप समझिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति। और जिस तरीके से उन्होंने इन नतीजों के बारे में बोला, नतीजे आ ही नहीं सकते, शिंदे को 60 सीटें कैसे आ सकती अब एरोगेंस देखिए ना सौरभ, जब लाड़की बहना को लेकर सवाल पूछा गया कि लाड़की बहना गेम चेंजर हो सकती है, तो एरोगेंस देखिए कुछ नहीं होता, लाड़की बहना लाडली भाई है। तो ये भी तो देखिए ना एरोगेंस किस तरह का, और वही एरोगेंस जो है, वही एटीट्यूड, वही अप्रोच जब महिलाओं के खिलाफ बयान दिया जाता है तब भी यही अप्रोच रहती है, तो कहीं ना कहीं उनको डैमेज किया है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि एरोगेंस ही है जिसने महाविकास आघाड़ी को डुबोया है, और संजय राउत का सबसे बड़ा मुझे लगता है रोल है उसमें, जिस तरह से उन्होंने अपनी एरोगेंस दिखाई और पूरे महाविकास आघाड़ी पे एक वो धब्बा लगा दिया कि ये सारी की सारी जो गठबंधन है ये ऐसा ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे जो लगता है कि देखने वाली, चलिए एक बार नंबर आपको बता दें, यहाँ पर देखिए कांग्रेस प्लस यहाँ महाविकास आघाड़ी 53 पर है और शिंदे सेना 55 पर है। भैया तीन दल मिलकर 53 हो रहे हैं और वहां पर अकेले शिंदे सेना 55 पर है, तो नाराजगी, गुस्सा, खिसियाहट लाजमी हो जाता है। बीजेपी अपना 2014 का 123 सीटों का प्रदर्शन जो है वहां पर उसी को यहाँ पर दोहरा रही है, 123 सीटों पर लीड यहाँ पर करी है। कांग्रेस देखिए 15 सीटों पर यहाँ पर आकर सिमट रही है, पहले 22 फिर 20 और अब 15। 123 पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, और यही देवेंद्र सबसे दिलचस्प है कि इन टोटालिटी आप महायुति की ताकत देखें और उसमें बीजेपी की ताकत देखें। 58 पर एकनाथ शिंदे दिखाई दे रहे हैं और उससे कई ज्यादा पीछे उद्धव ठाकरे 20, यानी आधे से भी ज्यादा का डिफरेंस है। पूरी तरह से परिवारवादी पार्टी को नकार दिया, यानी पॉलिटिक्स को नकार दिया। और ये फ्रस्ट्रेशन वही झलक रहा है कि 2.5 गुना सीट ज्यादा है बीजेपी। महाविकास आघाड़ी के तीनों दलों के नंबर्स को अगर जोड़ दें तो उससे 2.5 गुनी ज्यादा है बीजेपी, और शिंदे अकेले आगे हैं इन तीनों से। तीसरी चीज जो ज्यादा दिलचस्प नजर आएगी आपको कि अभी तक के जो डाटा हैं उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी, जो कि महाविकास आघाड़ी में सबसे बड़ी पार्टी है, अदर्स के साथ बराबरी के नंबर पे है। यानी स्ट्राइक रेट इस वक्त आपके सामने एकनाथ शिंदे का स्ट्राइक रेट 72.5%, 58 सीटों पर लीड करते हुए एकनाथ शिंदे। और यही संजय राउत का सबसे बड़ा दर्द है जो उन्हें पच नहीं रहा है। 60 सीटें आखिर कैसे लेकर, बीजेपी का स्ट्राइक रेट 82.55%, 149 सीटों पर लड़े थे, पहले के मुकाबले कम सीटों पर लड़े थे। 123 सीटें यहां पर बीजेपी जीत रही है, और अदर्स को भी देखना दिलचस्प होगा क्योंकि उसमें कई बीजेपी के सपोर्टेड जो है कैंडिडेट वही खड़े हुए थे। तो यहां पर देखिए कि किस तरह से कांग्रेस जो है अभी 15 से भी नीचे जाती हुई। अजीत पवार का स्ट्राइक रेट जरा एक बार इस पर नजर आप डालिए। 44 सीटें आगे पर लीड ले रहे हैं इस वक्त, 59 सीटें लड़े थे और लगभग 75% का स्ट्राइक रेट उनका भी है। अजीत पवार से ऐसी परफॉर्मेंस की उम्मीद बहुत से लोगों ने नहीं की थी, लेकिन उन्होंने जो ट्रेंड दिखाई दे रहा था चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव पे खासतौर पर जो दिखाई दिया वो सबसे कमजोर कड़ी थे, अब वो एक बड़ी मजबूत कड़ी के तौर पर यहां पर एक बात माननी होगी कि अजीत पवार ने अपनी आइडियोलॉजी छोड़ी नहीं, बटेंगे क्या कटेंगे सबने कहा, लेकिन वो कहते रहे कि नहीं, ये मेरे वोटर के लिए नहीं चलेगा, मैं मुस्लिम कैंडिडेट को भी खड़ा करूंगा, मैं बटेगा कटेगा को मानूंगा भी नहीं। चलिए महाविकास आघाड़ी की आरती जी, मैं एक बार फिर आती हूँ आपके पास। ऑल टुगेदर पार्टी रिपोर्ट जरा आप देख लीजिए, क्या सिनेरियो महाराष्ट्र का। आप जब पूरा नक्शा देखेंगे तो आपको लगेगा कि भगवा लहर यहाँ पर जबरदस्त दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें, मात्र 15% स्ट्राइक रेट कांग्रेस पार्टी का, 15% स्ट्राइक रेट। आप ये सोचिए इस वक्त नाना पटोले जो ये दम भरे थे 170 के साथ कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है, उन दावों का क्या हश्र हुआ है। उद्धव ठाकरे आप देखिए 20.62% स्ट्राइक रेट, एकनाथ शिंदे बाजी मार गए हैं। उद्धव ठाकरे पीछे, और सिर्फ पीछे नहीं बहुत पीछे दिखाई दे रहे हैं। शरद पवार के एनसीपी, कहां इमोशनल ग्राउंड पर ये चुनाव उन्होंने लड़ा, किसानों के मुद्दे पर उन्होंने चुनाव लड़ा, मराठाओं के हक और हकूक के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन कहां पर पार्टी इस वक्त दिखाई दे रही है। आप देखिए स्ट्राइक रेट 17.44%, 86 में से 15 सीटें, मात्र 15 सीटें, और ये बताता है कि अजीत पवार यहां लीड ले गए हैं। उन्होंने पार्टी ही नहीं, परिवार ही नहीं, बल्कि ताकत जनता की भी अपने पक्ष में ले ली है। ऑल टुगेदर रीजन की एक बार बात कर ले, मराठवाड़ा से शुरू करते हैं। मराठाओं की नाराजगी कतई हावी नहीं थी, ये यही बताता है। 40 सीटों पर बीजेपी आगे, कांग्रेस नुकसान में, ये देखिए -6। आगे मुंबई रीजन की बात करें, मुंबई यहां पर भी किंग कौन साबित हुआ, बीजेपी महायुति यहां पर 29 सीट पर लीड लेते हुए दिखाई दे रही है। उत्तर महाराष्ट्र जहां पहले से ही बीजेपी स्ट्रॉन्ग,
यहाँ पर 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ लीड। इन 36 सीटों का आंकड़ा कांग्रेस पीछे। ठाणे कोंकण यहाँ पर एकनाथ शिंदे, बासी मार्ग है, फूपड़ा साफ कहे तो गलत नहीं होगा, बहुत पीछे। कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ 33 सीट पर महायुति आगे। विदर्भ 60 सीटों का अभी तक का रुझान, 43 सीटों पर महायुति आगे। आघाड़ी का आप टोटल करेंगी तो शायद बीजेपी की एक रीजन की सीट से भी कम रह जाएगा। तो यहाँ पर स्थितियां आपने पश्चिमी महाराष्ट्र आप देखें, आपने सुपड़ा साफ केवल ठाणे कोंकण के लिए क्यों कहा है? अरे एकनाथ शिंदे की ताकत आप देखें, संजय राउत के बहते हुए वो आंसू देखे जो किसी तरीके से वो पी रहे हैं। संजय राउत का वो बयान सुने, आखिर 60 सीटें कैसे आ सकती है एकनाथ शिंदे की। अब ये देखिए पश्चिमी महाराष्ट्र की तस्वीर जहां 55 सीटों पर महायुति आगे, और ये प्लस का निशान देखिए, +14। इसका सीधा अर्थ ये है बीजेपी जबरदस्त पश्चिम महाराष्ट्र, जहां से अजीत पवार, शरद पवार का गढ़ बारामती 230 पर पहुंच गया महायुति का आंकड़ा। कमाल हो रहा है महाराष्ट्र में इस वक्त। महायुति 230 पर, बीजेपी अपने दम पर 125 सीटों पर, यानी इसको ये बेस्ट परफॉर्मेंस है बीजेपी का। 2014 से बेहतर हो गया था, उसमें 100 सीटों पर बीजेपी आगे है। तब मोदी लहर थी, लेकिन यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लग रहा है कि लाड़की बहना की लहर है, बटोगे तो कटेगी, कि अभी भी देवेंद्र नहीं मान रहे हैं। और ये नहीं, निश्चित तौर पर लाड़की योजना की मैं ज्यादा मानूंगा। बटोगे तो कटोगे, वो एक फैक्टर था, लेकिन ये जो रुझान दिख रहा है 2.5 करोड़ में 2.5 करोड़ का भी रोल बता दीजिए, कितना जबरदस्त रोल ये उन सब चीजों का ज्यादा है। मतलब मुझे लगता है कि उस सरकार के कामकाज, आरएसएस की मेहनत, उन योजनाओं की सफलता को चुराना होगा। बड़ी बात है अगर एक नैरेटिव से इसको हम लोग बीजेपी में कोर्स करेक्शन की बीजेपी और संघ परिवार में बहुत बड़ी ताकत है। ये महाराष्ट्र में उन्होंने दिखाया है। महाराष्ट्र का चुनाव मैं जब पहले कह रहा था कि अगले साल 100 साल पूरे हो रहे हैं आरएसएस के, और उस समय महाराष्ट्र में ही बीजेपी की सरकार ना हो, ये बर्दाश्त नहीं के लिए जो है ये बहुत बुरी लीड कर रही है बीजेपी। सर झारखंड के एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दे। 81 सीटों का रुझान आ चुका है सामने। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने सहयोगी के साथ 50 सीटों पर लीड करती हुई, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 29 सीटों पर। जहां पर महाराष्ट्र में खुशी की लहर, तो झारखंड में थोड़ी मायूसी। विजयलक्ष्मी, बिल्कुल झारखंड में बीजेपी के लिए मायूसी है, लेकिन मैया सम्मान योजना मुझे लगता है एक ट्रम्प कार्ड दोनों ही जगहों पर रही। वहां पर भी महायुति का अच्छा परफॉर्मेंस और बल्ले बल्ले, क्योंकि मैया सम्मान योजना जब हम घूमे झारखंड में तो हर जगह वो था। उम्मीद में कांग्रेस का परफॉर्मेंस पिछली बार से खराब है। 16 के करीब पिछली बार कांग्रेस ने सीटें जीती थी, इस बार देखिए 12 पर कांग्रेस पार्टी की लीड है। तो कांग्रेस पार्टी से हम उम्मीद करते थे कि उनका परफॉर्मेंस खराब होगा, तो उससे शायद कहीं। विजयलक्ष्मी, मैं रीजन के साथ आपसे बात कर लेती हूँ। कोल्हान रीजन की बात करें, जहां पर बीजेपी पिछली बार सबसे पुअर परफॉर्मेंस कोल्हान रीजन में रहा, लेकिन इस बार कोल्हान का टाइगर बीजेपी के साथ था, तो जाहिर है यहां पर तो पासा पलटना ही था। बीजेपी यहां पर 14 सीटों का जो रुझान है उसमें आप आगे देख पा रहे हैं। ये पलटा नहीं है मीनाक्षी, ये वाकई खराब है। कम से कम 7 सीटें बीजेपी उम्मीद कर रही थी, आया बस 3 +3 नहीं आया, 0 से 3 पहुंचे। उसी वजह से आई क्योंकि यहाँ पर चंपई सोरेन आ गए। हाँ, वो अपनी सीटें जीते होंगे, बेटा उनका हो सकता है हार गया हो। हाँ, 7 कम से कम बीजेपी को जीतना चाहिए था इन परिस्थितियों में। और झारखंड एक बड़ा झटका है अभी तक का जो दिख रहा है बीजेपी के लिहाज से। छोटा नागपुर की बात करें, उत्तरी छोटा नागपुर 25 सीटों का रुझान क्या कहता है? बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ यहाँ पर 13 सीट पर लीड करती हुई, यहाँ मुकाबला बराबरी का दिखाई दे रहा है 12-13। ये विजयलक्ष्मी, छोटा नागपुर देखिए, कोल्हान और छोटा नागपुर में भी उम्मीद जरूर कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से ये टैली दिखा रहा है जरा एक झटका है, क्योंकि ये रीजन भी उम्मीद कर रही थी बीजेपी की अच्छा करेगी, लेकिन उस रीजन में भी देखिए +12 वहां पर है। कोल्हान में बीजेपी, जैसे देवेंद्र ने कहा, 7 सीटें वो एक्सपेक्ट कर रहे थे और 5 सीटें तो वो कह रहे थे आएंगे ही आएंगे, 5 से नीचे किसी हालत में नहीं जाएंगे। वहां पर भी सिर्फ 3 सीटें बीजेपी को मिलती नजर आ रही है। पलामू में भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस झारखंड में अच्छा नहीं है। 12 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस है। पिछली बार 16 पहले से तो गिर गया ना, मतलब। हाँ, लेकिन आप जबकि दावा कर रहे हैं कि आपको ज्यादा सीटें चाहिए लड़ने के लिए, हालात यहाँ ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी शायद डबल डिजिट ना क्रॉस करे, तो उस हिसाब से कांग्रेस का दरअसल देखिए झारखंड में महाराष्ट्र पर लौटते हैं, जिसने बड़ा उलटफेर किया है, जिसने तमाम चीजें 4 महीने में ऐसा क्या कुछ बदला, ऐसा क्या कोर्स करेक्शन पार्टी ने किया है कि यहां पर एक लैंडस्लाइड विक्ट्री जो किसी ने प्रिडिक्ट नहीं की थी, कांटे की टक्कर या फिर एडवांटेज महायुति को कहा जा रहा था, यहां पर अब महायुति 220 सीटों पर लीड लिए हुए है, जिसमें बीजेपी 121 सीटों पर लीड बनाए हुए है, शिंदे सेना 54 और एनसीपी अजीत 42 सीटों पर। कांग्रेस ने अभी पहले 15 पर आ गई थी, अभी थोड़ा सा इंप्रोवाइज किया
ट्रेंड में। यहां पर कांग्रेस जो है 26 सीटों पर लीड लिए हुए है। यहां पर शरद पवार की पार्टी जो है भतीजे के सामने घुटने टेकती हुई नजर आ रही है। शायद सौरभ में गलत नहीं हूं, 15 सीटों पर लीड ली हुई है। एक गाने की लाइन गा दूं सौरभ, प्लीज। वो गाना नहीं आया था बड़ा फेमस था, केसरिया तेरा इश्क है पिया, वो केसरिया रंग में महाराष्ट्र की जनता रंग गई है, चारों तरफ भगवाई भगवा लहरा रहा है। नहीं, ये आधा अधूरा लाइन नहीं चलेगा, लाइन कंप्लीट कर रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं वही हो गया है। महाराष्ट्र में थोड़ा सा डाउन होते हुए, लेकिन अंतर इतना ज्यादा है, 3 गुने से ज्यादा का अंतर है महायुति महाविकास अघाड़ी के अंदर। बीजेपी 120 पर है, शिंदे सेना 52 पर है। फिर आपको बता दें 56 सीटें थी अनडिवाइडेड शिवसेना की, 52 पर अकेले एकनाथ शिंदे। और यही आपको तकलीफ दिखाई दे रही होगी संजय राउत की बात में, जब उन्होंने कहा क्या 50 सीटें आ जाएंगी एकनाथ शिंदे की, तो सीटें आ रही हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये नतीजे उनके गले बिल्कुल नहीं उतर सकते कि वोटर ने असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की सेना को मान लिया। सौरभ, दिक्कत ये भी थी कि लाड़की बहना योजना को शुरुआत में उन्होंने डिनाई किया, उसको सही नहीं माना। उसके बाद में अपने ही उन्होंने वादा किया तो उसमें अपने मैनिफेस्टो में वो लेकर आए। तो शुरुआत में उसके डिनायल मोड में जो रहे लाड़की बहना योजना के असर के, वो यहां पर साफ दिख रहा है। अभी भी उनका एटीट्यूड यही था कि हाँ, लाड़की बहना योजना कुछ कोई खास असर नहीं डाल रही है, जबकि वो डिनायल मोड में है। यहां पर आप देखिए कि लाड़की बहना योजना का असर सीधे सीधे तौर पर दिख रहा है। जो महिला वोटर टर्नआउट बढ़ा था, वो कहीं ना कहीं वो वोट परसेंटेज बीजेपी के लिए, क्योंकि विधानसभा छोटी होती है तो वहां पर उसने एक मेजर रोल साबित किया है। उसमें कांग्रेस जो है शुरू से बहुत कंफ्यूज नजर आई इस लाडली बहन योजना को लेकर। शुरू में तो उन्होंने विरोध किया इस योजना का, कहा कि पैसे कहां से आएंगे, 40,000 करोड़ का बोझा है, बाकी एम्प्लॉयज की पगार रुक गए और ये योजना जो फ्लॉप जाएगी, विरोध किया। जब उन्हें बाद में पता चला कि योजना कारगर साबित हो रही है और उसका इंपैक्ट दिखाई दे रहा है, तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में महालक्ष्मी उसको योजना नाम से लॉन्च किया और फिर 3,000 रुपए देने की बात कही, तो जिसको बीजेपी ने पलटा दिया कि देखो पहले तो ये विरोध कर रहे थे और फिर उसको डेटा भी पलट रहा है। यहाँ पर महाविकास अघाड़ी अब 50-55 पे था, अब वो 73 सीटों पर लीड लेने में कामयाब हो रहा है। वहीं महायुति की लीड जो है 223 से घटकर अभी 211 पे आ गई है, लेकिन फिर भी इतनी लीड बहुत क्लियर कट है कि सरकार महायुति की बन रही है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ चेंज आ जाएगा ऐसा लगता नहीं है। पिनाज, देखिए ये जो अभी टैली दिख रही है वो ये दिखा रहा है कि बीजेपी महायुति ने मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी अपनाई इन इलेक्शंस में। कोई ये कहे कि सिर्फ बटेंगे तो कटेंगे, कोई ये कहे कि लाडली बहना वाला जो फॉर्मूला है वो चल पड़ा। आंटी जी ये कह सकते हैं कि संघ को पहले नाराज कर दिया, फिर जाकर मना लिया, फिर जहां जहां अलायंस में कोशिशें हो सकती थी वहां अलायंस कर लिया। मनोज जरांगे पाटिल को मनाने के लिए एकनाथ शिंदे को आपने काम पे लगा दिया, वो काम कर गया। इसके अलावा ये जो बटेंगे कटेंगे का नारा, ये एक रीइंफोर्समेंट की तरह था कि पूरी महायुति के लिए। देखिए वही इन्होंने बहुत ही केयरफुली स्ट्रेटेजाइज किया कि तो जो जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेंस थी वहाँ पे बटेंगे तो कटेंगे वाला फॉर्मूला चला, जहाँ पे इनको महिलाओं की ज़रूरत थी, महिला वोट की, वहाँ पे उन्होंने वो वाला फॉर्मूला अपनाया। तो ये दिखाता है कि बीजेपी के अंदर अभी भी जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में जो हमने देखा कि एक डिक्लाइन में जा रहे थे, एक रिसर्जेंस हम देख रहे हैं। कांग्रेस ने रीजन नहीं किया। बता देते हैं एक बार जरा आंकड़ा, 60 सीटों का रुझान आ चुका है विदर्भ में। जनता क्या कहती है वो आपके सामने नतीजे, वो रुझान 39 सीट पर महायुति आगे चल रही है। विदर्भ जहां पर थी महायुति कमजोर, वहां पर उन्होंने महाविकास अघाड़ी की गाड़ी को पीछे ढकेल दिया है। 21 सीटों पर